What's up everyone? Welcome back to the channel। तो होपफुली आप लोगों को अब सभी को स्ट्रेस हो रहा होगा और एग्जामिनेशंस बस हम लोग के काफ़ी करीब है। एक महीना बचा है हम लोग के पास ऑलमोस्ट। जब ये सीरीज़ आ रही होगी तो 15 डेज अराउंड बचे होंगे आपके पास। तो मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। जितने भी मैं तुम लोग को वीडियोस दूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके साथ साथ तुम लोगों को अपनी बुक्स साथ साथ पढ़नी है। जो भी टेक्स्ट बुक आप लोग यूज़ कर रहे हो वो पढ़नी है और उसको साथ साथ ही प्रिपेयर करके चलना है। तो करके चलो बहुत अच्छे से। आपके सभी 4 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने सोचे हैं इस बार, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक, फिजिकल एजुकेशन, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से करके चलना और सारी चीजें साथ साथ करके चलना। तो चलो फिर जल्दी से अकाउंटेंसी के साथ शुरू करते हैं। बाकी चीजें मैं तुम लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूं। लेट्स बिगिन। तो गाइज हम लोग जो स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं वो एक कंप्लीट सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। यानी कि आपके पास ये जो वीडियो सबसे पहले आ रहा होगा तो अकाउंटेंसी ही हम लोग 4 से 5 दिन में अपना कंप्लीटली पूरा कर लेंगे। तो इन 4 to 5 डेज आपका ये अकाउंट्स पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज 3 से 4 दिन में और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी 3 से 4 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। जितने भी वीडियोस आते हैं, एक दिन में 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, जो भी वीडियोस आते हैं आपको सारे बहुत अच्छे से देखने और प्रिपेयर कर लेने हैं, पहली बात। दूसरी चीज हम लोग कैसे करने वाले हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, यानी पार्ट बी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद मैं तुम लोग को पार्टनरशिप कराऊंगा, उसके बाद शेयर्स और रेशियोज कराऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग करके चलेंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा अकाउंटेंसी। तो चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के साथ। आप लोग वीडियो को पॉज करो और आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है वो जल्दी से लेके आओ, साथ साथ चीजें मार्क करके चलना। चलो फिर पॉज करो और लेके आओ। तो स्टार्ट करते हैं यार। हम लोग देखो पार्ट बी और चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनीज। ठीक है, देखो आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले भी बनाई हैं और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब भी बनाने वाले हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपकी क्लास 11th में बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी। जब हम सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने क्या क्या बनाया था, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाया था, राइट। तो वहां पे आपने क्या बनाया था, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। और उस ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट का कोई एज सच स्पेसिफिक फॉर्मेट किसी एक्ट में नहीं दिया गया था। बट अभी क्लास 12th में आप लोग क्या पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। और कंपनीज का कुछ भी होता है वो कहां पे गिवन होता है, कंपनीज एक्ट में। तो हम जितनी भी स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, वो एज पर कंपनीज एक्ट बनाएंगे। ये चीज अपने माइंड में रखना। कंपनीज एक्ट कौन सा है, सबसे पहला सवाल बनता है। तो 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली आप ये सारी स्टेटमेंट्स बना रहे होगे। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सर आता क्या क्या है। सोल प्रोप्राइटर में तो हम लोग मेनली ये 2 चीजें बना के चलते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। बट जब मैं कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूंगा तो यहां पे चीजें बदलेंगी। क्या क्या आता है देखते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज की बात करूं तो कहां पे दी हैं सर ये सब चीजें, मुझे पेन चाहिए। ये सब चीजें गिवन है फिर से कंपनीज एक्ट 2013 में। कौन से सेक्शन में सर, क्या सेक्शन याद करना है? हाँ करना है। इसका आपको सेक्शन लर्न करके चलना है। अगर मैं बात करूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास सेक्शन 2 क्लॉज 40 में दी गई हैं। ये क्लॉज याद रखना, सेक्शन 2 क्लॉज 40 में लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में ये 5 चीजें आएंगी। सबसे पहले क्या क्या, बैलेंस शीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इससे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम P&L बोलते थे पहले, अब इसको क्या बोलना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग टर्म 2 में बनाओगे, बट पता होना चाहिए एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश का हिसाब किताब रखता है, जिसमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो लिखते हैं, कितना कैश आया कितना कैश गया। ये कहां लिखते हो आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये इक्विटी की जानकारी देता है, कैपिटल की जानकारी देता है। इससे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस पता होना चाहिए कि ये भी होता है। और नोट्स टू अकाउंट्स आप किसको बोलते हो, जो आपके वर्किंग नोट्स होते हैं कि अगर टोटल एसेट्स मेरे 10 लाख रुपए के हैं तो इसमें कितना बिल्डिंग है, कितना मशीनरी है, कितना फर्नीचर है, ऐसे नोट्स बनाने होते हैं, तो वो नोट्स टू अकाउंट्स। मेजर जो आपको सीखना है वो ये 2 चीजें हैं, फिर से बैलेंस शीट
एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम टर्म 2 में सीखेंगे बहुत अच्छे से। तो मेजर ये दो चीजें फिर से आपको टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करनी है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, लो, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो। किताब लेके आ चुके हो तो अपनी बुक्स में मार्क कर लो, बट लर्न आपको पांचों होनी चाहिए कि ये 5 चीजें आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो शुरू करते हैं हम लोग बैलेंस शीट के साथ। देखो बैलेंस शीट कहां पे गिवन है, मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट आपको बनाना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। पहली बात ये याद रखना। दूसरी बात, बैलेंस शीट कहां पे गिवन है, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में, शेड्यूल का मतलब जैसे आपकी बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल्स होते हैं। तो शेड्यूल 3 में, और कहां पे, पार्ट 1 में। पार्ट 2 भी होगा क्या सर? हाँ, पार्ट 2 में दिया होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो याद रखो, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, राइट। तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में बैलेंस शीट दिया है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में पी एंड एल दिया हुआ होगा। अब बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, तो बैलेंस शीट समझाने के लिए मुझे आपको वापस से एक दो छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी। देखो यार, एक बैलेंस शीट आप बना के आए हो ऑलरेडी, आपको इस बैलेंस शीट के बारे में पता है। क्या है ये बैलेंस शीट? देखो, क्या आप एक ऐसा बैलेंस शीट क्लास 11th में बना के आए हो? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब देख लो। इधर हम लोग लाइबिलिटीज लिखते थे, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर अमाउंट, ऐसे लिखते थे। यहाँ सारी लाइबिलिटीज आ जाती थी, यहाँ सारे एसेट्स आ जाते थे कि भाई प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, ये हमने लिख दिए। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। दोबारा इसलिए बोला, आधे पूछेंगे बाद में इसका मतलब क्या था। तो यहाँ पे सपोज 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये 5 लाख रुपीस के आपके 5 एसेट्स हैं, ठीक है। अब ये जितने भी एसेट्स हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे लेता है, या तो अपना पैसा लगा के या बोरो करके। तो अगर अपना पैसा लगाया होता था तो उसको हम क्या बोल देते थे, कैपिटल। और अगर बोरो करा तो उसको हम बोल देते थे आउटसाइड लाइबिलिटीज, जिसको मैं लाइबिलिटीज भी लिख सकता हूं। ये लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? बाहर वाली लाइबिलिटीज, ये बाहर वाली होती। सपोज 3 लाख रुपए अपने लगाए हैं और 2 लाख रुपए बाहर से लिए, तो ये बैलेंस शीट हमेशा क्या होता था, मैच होता था, 5 लाख 5 लाख। क्योंकि आप कुछ भी लेते हो उसको लेने के दो ही तो तरीके हैं यार, या अपने पैसे से लोगे या उधार से लोगे। तो हम लोग के पास ये जितने भी एसेट्स बनते थे, ये या तो यहां से आते थे या फिर यहां से आते थे। और यही हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा था, क्या कि एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखो, एसेट्स अगर 5 लाख के हैं तो मेरी लाइबिलिटी 2 लाख है और मेरी कैपिटल 3 लाख है। 5 लाख बराबर हो गया या नहीं हो गया? इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो ऐसे, बैलेंस शीट के फॉर्म में लिखूं तो ऐसे। ये आपने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी ये जो बैलेंस शीट है, देखो ये ऐसा बन रही है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, पहला लाइबिलिटी, फिर अमाउंट, फिर एसेट, फिर अमाउंट। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। बट अभी क्या हुआ, अब कंपनीज एक्ट को कुछ ना कुछ अलग तो करना था ना, अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी थी कि मैं कुछ अलग करूं, अलग करूं, अलग करूं। तो अलग करने के लिए उसने क्या बोला कि इस एसेट को यहां ना लिख के इसी के नीचे लिख दो, इसे यहां से उठा के यहां लगा दो। तो इसने क्या बोला? इसने बोला बैलेंस शीट ऐसे बना करेगी, ऐसा ऐसा लंबा बैलेंस शीट बनेगा। और सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ऐसे कैपिटल। सपोज कैपिटल आ गया 3 लाख, फिर लाइबिलिटी आ गया 2 लाख, ये टोटल आ गया 5 लाख, फिर इसके नीचे एसेट लगा दो, एसेट्स कितने के? 5 लाख, ये टोटल फिर आ गया 5 लाख। तो मैच तो अब भी होगा, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर दिया। पहले हॉरिजॉन्टल, अब कैसा कर दिया? ऐसा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ को क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इसको क्या बोल देना? वर्टिकल फॉर्म। तो याद रखो, जो पहला बैलेंस शीट बनता था, जो हमने बनाया है, वो कौन से फॉर्म में बनाया है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और जो हम अब बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो कौन से फॉर्म में बनाएंगे? वर्टिकल फॉर्म में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। दूसरी बात, कैपिटल के ना कुछ और नाम भी होते हैं। कैपिटल को आप किस किस नाम से जानते हो? किस किस नाम से कैपिटल को जाना जाता है? कैपिटल को बोलते हैं या तो इक्विटी, या फिर ऑनर्स इक्विटी,
या फिर नेटवर्थ, बोलते हैं ना उस इंसान की नेटवर्थ बताओ, नेटवर्थ बताओ। तो नेटवर्थ कभी भी किसी की निकालनी हो कैसे निकलती है, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। अब कैपिटल को इस नाम से जानते हैं। तो यार कैपिटल को मैं यहाँ कैपिटल ना लिख के क्या इक्विटी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी भी तो होता है। इक्विटी का मतलब अपना पैसा, जो अपना पैसा लगाया वो इक्विटी। तो कैपिटल को यहाँ कैपिटल ना लिख के अगर इक्विटी लिख दूं तो क्या जाता है, तुम लोग को मैं चिंटू बुला दूं तो क्या जाता है, हाँ या ना। तो कैपिटल को कैपिटल ना बोल के क्या बोलना, इक्विटी, राइट। तो यहां पे इस कैपिटल को हटा के क्या लिख दूं, इक्विटी। तो क्या अब मुझे अगर इनकी हेडिंग्स लिखनी हो, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको तो एसेट्स ही बोलते हैं। तो याद रखो बैलेंस शीट में मेजर दो सबसे बड़े हेडिंग्स होते हैं। सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा एसेट्स, सही है। इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा क्या, एसेट्स। ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें मुझे तुम लोग को बतानी थी। उम्मीद है तुम लोगों ने साथ साथ लिख ली होंगी। अगर नहीं लिखी तो दोबारा वीडियो बैक करके पहले लिखो, तभी मजा आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लो स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, लेके चलो स्क्रीनशॉट साथ साथ, क्योंकि तुम बड़े आलसी हो मुझे पता है। धीरे 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 लगे रहोगे और चीजें लिखोगे नहीं। चलो जी अब चलते हैं आगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा ये सब हमने लिख लिया। अब सीधा चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं यहां तक रखता हूं, पहले यहां तक समझ लेंगे। बैलेंस शीट पता लग गया, पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। कौन कौन से कॉलम्स आएंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर का मतलब, अब जैसा यार एसेट्स है, सपोज तुम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब ये बोरोइंग का मतलब होता है लोन लेना। अब लोन तुमने 4 लोगों से लिया हुआ है, तो यहाँ पे तो चारों का टोटल लिखोगे ना, 1 + 2 + 3 + 4 की टोटल लोन कितना है, इतना है जी, 50 करोड़ रुपए का लोन है। अब ये 1 + 2 + 3 + 4 किस किस से लिया है, इसका वर्किंग नोट भी तो दोगे। सपोज ये वर्किंग नोट नंबर 3 है, तो मैं यहाँ पे नोट नंबर डाल दूंगा 3 कि 3 नंबर पे मैंने इस 50 करोड़ की एक्सप्लेनेशन दी है। मैंने इसके नीचे बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट्स बनाए हैं। पहले में सपोज मैंने कैपिटल का एक्सप्लेनेशन दिया है, दूसरे में सपोज मैंने रिजर्व्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, 3 नंबर में मैंने किसका एक्सप्लेनेशन दिया है, बोरोइंग्स का। इस तरीके से, बाकी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, चिंता मत करो, कुछ नहीं। नोट नंबर खाली रहेगा, करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर। एक फीचर है हमारी अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग शुड बी कंपेरेबल, उसे कंपेयर किया जा सके। अब कंपेयर तो तभी करोगे ना जब 2 साल की फिगर होंगी। 10th का रिजल्ट ही तो 12th के रिजल्ट से कंपेयर करूंगा। अब मैंने बोला मेरे 12th में 88% आए, बताओ मेरे 10th से अच्छे हैं या बेकार। आप कहोगे पहले 10th का तो बताओ, तो इसीलिए कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। आज बैलेंस शीट की डिस्कशन करूंगा, पहला वीडियो है तो थोड़ा छोटा रखूंगा, बढ़िया रखूंगा, और अपनी सुप्रीमेसी इसी में यार, छोटे में बढ़िया काम हो जाए। चलो सबसे पहला मेजर हेडिंग दिखाई दे रहा है क्या, यही बताया मैंने आपको, इक्विटी लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी क्या हुआ भला, खुद का पैसा, और लायबिलिटी बाहर वालों का, ठीक है। अब 3 चीजें याद रखना, शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है, शेयर होल्डर फंड। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर याद रखना शेयर होल्डर फंड। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्या क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये 4 मेजर चीजें आपकी लायबिलिटीज में आने वाली हैं, ठीक है। क्या क्या, शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स के साथ। शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर होता है ओनर, जिसके पास कंपनी के शेयर होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाता है, मालिक। तो मालिक के फंड्स, मालिक का पैसा, इसी को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। सबसे पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब अरे कैपिटल ही है, कैपिटल के साथ शेयर लगा दिया तो तुम कंफ्यूज हो गए, कुछ नहीं। शेयर कैपिटल का मतलब कैपिटल ही है, जो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में यार, जैसे 11th में कैपिटल होता था, वही कैपिटल है, ठीक है। नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स का मतलब क्या, जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, जो आपने भविष्य में, फ्यूचर में यूज करने के लिए पैसा बचा है, बचा के चलते हो ना पैसा फ्यूचर के लिए, वो रिजर्व्स। तो जितने भी रिजर्व्स तुम्हें दिखाई दे,
कौन कौन से रिजर्व सर? जनरल रिजर्व सुना पार्टनरशिप में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कई बार फंड भी लगा होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इस तरीके की चीजें, सारे रिजर्व्स, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, सारे रिजर्व्स यहां डाल देना। और सरप्लस क्या? जो आपका इस साल का बैलेंस आया प्रॉफिट एंड लॉस में से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ना, उसमें लास्ट में एक नेट प्रॉफिट निकल के आता है, वो प्रॉफिट हम यहां पे लिखते हैं। प्रॉफिट भी तो कैपिटल को बढ़ाएगा ना भाई। मैंने अपने बिजनेस में अगर 5 करोड़ रुपए लगाए हैं और मैंने 1 करोड़ और कमाया, तो अब मेरा बिजनेस का कैपिटल कितना हो गया? 6 करोड़। तो हमेशा याद रखो कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी कैपिटल में ऐड ही होते हैं। अरे भाई अभी फोन मत करो, पढ़ाने दो, ठीक है। तो सरप्लस में क्या आ जाता है हमारे पास? जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। तो मेजर मेरा अपना पैसा कौन सा है अगर मैं मालिक हूं? तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बैलेंस शीट का पार्ट है बट एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स होता क्या है? कई बार ये होता है कि हम लोग, कुछ लोगों को जो कि हमारे शेयर होल्डर बनना चाहते हैं बट अभी सिचुएशंस नहीं है, कुछ और कंडीशंस होती हैं, तुम लोग फर्दर पढ़ोगे, अभी हम उन्हें शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, वो हम फ्यूचर में करेंगे। तो हम उन्हें अभी के लिए, फिलहाल के लिए शेयर वारंट्स दे देते हैं। शेयर वारंट्स क्या होते हैं? शेयर वारंट्स एक वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट में शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो कन्वर्ट होगा तो वो इसी में ऐड हो जाएगा, किसके अंदर भला? शेयर कैपिटल में। बट अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी तो नहीं हो रहा, इसलिए उसको अलग से लिखा जाता है। किस नाम से? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक हो गया। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आपसे फिर से नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए, हम लोग शेयर्स में भी डिस्कस करेंगे कि शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में गैप होता है। शुरू की 2 कॉल्स होती हैं, एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट। उन दोनों के बीच में कई बार गैप हो जाता है। कंपनी ने पैसे रिसीव कर लिए बट अभी शेयर्स अलॉट नहीं करे, जैसे मैंने आपसे किसी चीज के पैसे ले लिए और अभी आपको सामान नहीं दिया, तो इस तरीके से शेयर्स के पैसे आ गए बट अभी शेयर्स नहीं दिए, तो उसको पैसों को लिखना तो है, तो अलग से लिख दिया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक हो गया। ये हम लोग यहां लिख देते हैं। तो ये बेसिकली सारी शेयर्स की बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अच्छा जी, अब चलता हूं मैं नॉन करंट लायबिलिटीज पे। इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ये सब तुमने कर लिया। अच्छा, एक चीज याद रखना, रिजर्व्स में ना एक इंपॉर्टेंट रिजर्व होता है 1 मार्क के लिए, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये मैं 1 मार्कर बता रहा हूं तुम्हें, साथ साथ इसको लिख के चलना। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अब इसमें कहीं भी रिजर्व या फंड नहीं लगा हुआ तो सीधा तुम्हारे से पूछ लिया जाएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अच्छे से करके चलना। कई बार ना हम एम्प्लॉइज को शेयर्स देते हैं, उसको बोलते हैं ईसोप। अपने एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट करने के लिए शेयर्स देते हैं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो उस एम्प्लॉय को जब आप शेयर दोगे तो उसको सस्ते में देते हो। सपोज 100 रुपए का शेयर है और आपने उसको 50 में दे दिया। अब शेयर तो 100 का था, आपने 50 का दिया, तो 50 रुपए का नुकसान तो आपका हो ही रहा है। तो आप अपनी सेविंग्स में से यूटिलाइज कर लेते हो, आप अपने रिजर्व्स में से यूटिलाइज कर लेते हो। तो उसको बोलते हैं हम लोग शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग या स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज की तरफ। मैं अपना फोन साइलेंट कर दूं पहले, नहीं तो ये परेशान करके रखते हैं। परेशान, इतना फोन क्यों करते हो भाई? हो गया। अब चलते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज की तरफ। देखो जी, हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। इसको याद अगर रखना है तो याद रखो डॉल, DOLL, ठीक है। और अगर इसको याद रखना है तो याद रखो टॉस, क्या क्या, TOSS। चार चीजें दोनों में आती हैं, एक में डॉल, एक में टॉस। सबसे पहले बात करता हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग समझते हो? पैसा बोरो करना। तो आपने किसी से भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बोरो करा, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जैसे कि बैंक से लोन ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिए। डिबेंचर से मतलब समझते हो? जनता से पैसा लेना, है ना। तो बैंक से लोन ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिए, कहीं और से पैसा बोरो कर लिया लंबे समय के लिए, लंबे समय मतलब 12 महीने से ज्यादा के लिए, तो उसको बोलना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपसे नहीं पूछा जाएगा, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बस पता होना चाहिए कि नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। वैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? डिफरेंस होता है टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम में। हम कई बार अकाउंटिंग अलग करते हैं और इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से हमारी इनकम अलग होती है। तो ऐसा हो जाता है कि हमने टैक्स कम दिया है हमारी दूसरी इनकम की वजह से, बट हमारी लायबिलिटी थोड़ी ज्यादा बन रही थी, तो देना जो रह गया उसको आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोल देते हो। नहीं पूछा जाएगा, चिंता मत करो। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लेना, सावधान इंडिया सवाल।
अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपके पास दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या? लर्न करके जाना, ये बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, लर्न करके जाना। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये याद करके जाना। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहाँ पे आता है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ पे आता है। लिख लो जल्दी से मेरे साथ साथ, कॉपीज में लिख के चलना, नहीं लिख के चलोगे तो दिक्कत रहेगी। क्या क्या भला? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ये दो प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है जब एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आते हैं, ठीक है। अरे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आते हैं, आई एम सो सॉरी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हमारे वो प्रोविजंस आते हैं, देखो प्रोविजन सुना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर शायद पैसा ना दे तो उसके लिए मैंने पहले से ही प्रोविजन बनाया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मेरा लास्ट में एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मेरा एसेट का वैल्यू कम होता जा रहा है, उसके लिए मैंने एक प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मुझे टैक्स देना है, उसके लिए मैंने प्रोविजन बनाया है। बट ये जितने भी प्रोविजन के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, जैसे डाउटफुल डेट्स, जैसे डेप्रीसिएशन, जैसे टैक्सेशन, ये सब एक साल देने हैं, हर साल देने ही देने हैं, तो ये सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं। सिमिलरली मेरा जब भी कोई इंप्लॉय रिटायर होगा तो मुझे उसे ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। मैंने अपने इंप्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ पैसा जोड़ा हुआ है कि जब भी वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा, तो वो तो लंबे समय की बातें हो गई, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, लॉन्ग टर्म के लिए बनाए गए प्रोविजंस, जिस पैसे की जरूरत लंबे समय में पड़ेगी, वो सब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सब किस में चले जाते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आपकी बुक में ये सारी चीजें लिखी हैं, साथ साथ याद करके चलना, ठीक है। तो ये 4 चीजें आ जाती हैं हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज में। और जो मैंने तुम्हें पहले शॉर्ट टर्म बताए, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स, टैक्सेशन, ये सब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। छोटा छोटा थोड़े टाइम के लिए पैसा जोड़ा, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो थोड़े समय के लिए पैसा बोरो करा, जैसा ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, कैश क्रेडिट, छोटे लोन्स जो शॉर्ट टर्म के लिए लिए गए लोन्स हैं, वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल आप सब जानते ही हो, ट्रेड पेबल में क्या आता है? एक तो क्रेडिटर जिससे उधार में माल खरीदा है, और बिल पेबल, क्रेडिटर और बिल पेबल। ये चैप्टर समझने के साथ साथ लर्न करने का भी है, तो जितने अच्छे से समझ के चल रहे हो उतने अच्छे से लर्न भी करके चलना, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, अब आता है अदर करंट लायबिलिटी। फिर से सावधान इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पक्का 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 बनेगा। देखो यहां से भी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मैंने आपको बताया था, और अदर करंट लायबिलिटीज, इन दोनों से क्वेश्चंस आपके पास 100% बन रहे होंगे। तो अब सर अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है, याद रखना। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, पहली बात ये आपकी बुक में लिखे हुए होंगे, एक्रूड एंड नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। बेसिकली ये इंटरेस्ट पेबल होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट पेबल है, ठीक है, वो आपके लिए सारा का सारा करंट लायबिलिटीज में चला जाता है। इसके साथ कोई एडवांस मिला, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, अनपेड कहे, अनक्लेम्ड कहे, ये सारी चीजें ये लर्न करनी है, ठीक है। एक्रूड एंड ड्यू, एक्रूड एंड नॉट ड्यू, इसके साथ रिसीव्ड एडवांस, पैसा एडवांस में मिल गया, मेरी लायबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड है, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, स्क्रीनशॉट्स लेके चलते रहना साथ साथ, ठीक है। उसके साथ कोई और आपके पास चीजें आई हुई हो, जैसा कि कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें, राइट। तो ये सारी आपकी अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाती हैं, ऑलराइट। तो ये हमारे पास सारा, दिस वाज ऑल अबाउट लायबिलिटी साइड। अब आप लोग को मैं एक ब्रेक दे रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से अपनी बुक्स में से ये सारा का सारा लायबिलिटी वाला पोर्शन खत्म करो। इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास आज ही के दिन आएगा, जब भी ये पार्ट आया होगा आज ही के दिन आएगा, कुछ टाइम के अंदर हम लोग एसेट्स कवर कर लेंगे और फिर आपका बैलेंस शीट हो जाएगा कंप्लीट। फिर आप इसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो बहुत अच्छे से ये चीज करके चलना। अभी फटाफट से अपनी लायबिलिटीज रिवाइज करके आओ। मैं आपको मिलता हूं आज ही नेक्स्ट वीडियो में इन एसेट्स के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, और सभी को बोलना कि चलो जल्दी से फटाफट अकाउंट्स कर लेते हैं प्रिपेयर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे, मैं लाइक टारगेट बढ़ाता जाऊंगा एज पर योर रिस्पॉन्स, और जितना आप लाइक टारगेट पूरे करते होगे उतने ही बढ़िया तरीके से वीडियोस और स्पीडली आती रहेंगी। तो आज का टारगेट रखते हैं हम लोग, छोटा टारगेट रखते हैं,
लेट्स कीप इट अराउंड 2000 लाइक्स, ठीक है। 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और देखते हैं 2000 लाइक्स कितनी देर में पूरे होते हैं। तुम लोग भी बस जिस टाइम लाइक करोगे तो टाइमिंग लिख देना कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 30 सेकंड में, कितनी देर में तुमने 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दिया। 1000 लाइक्स का टारगेट हर वीडियो के साथ बढ़ाएंगे, मजा आएगा, इट विल बी फन। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो यार, सब्सक्राइब करके चलना, आपका प्यार ही मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।